So my name is Kabir, and this is the second part of class 8 NCRT chapter. So earlier we have discussed about Indian National Congress. In this chapter we have to discuss and we have to understand about Indian National Congress. You have to understand that Indian National Congress was divided into two parts. One was called moderate and other one was called extremist. So Indian National Congress was divided into two groups basically, moderate and extremist. So what was the difference between both? So the moderate were saying that we should proceed against the British laws. It is uh, slowly, and basically we should not directly take laws in our own hand and revolt against the Britishers violently. वायलेंटली बेसिकली मीन्स कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ब्रिटिश लॉज के अगेंस्ट में डायरेक्टली उसके खिलाफ हथियार उठा करके उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उनसे हमें क्या करना है कि हमें ये करना है कि लॉज के थ्रू हमें अपने राइट्स की डिमांड करनी है, हमारे राइट्स जो हैं वो हमें मिलनी चाहिए और हम आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे. हाउएवर इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सट्रीमिस्ट बिलीव दैट कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे देश को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके खिलाफ रिवॉल्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ वायलेंटली हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए. और वायलेंस को बेसिकली वो प्रीफरेंस दे रहे थे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे. उनका कहना था कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे देश में क्या कर रहे हैं, उनको कोई हक नहीं है कि हमारे देश में रह करके हमारे रिसोर्सेज को वो क्या करें, ये हम एक्सप्लॉइट करें. सो यहाँ पर क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुप में बटा हुआ था. यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मॉडरेट्स किस तरह के आइडियाज़ को प्रीफर कर रहे थे. मॉडरेट्स लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल. दे पब्लिश न्यूज़पेपर्स, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक ruin of the country. They criticize British rule in their speeches and send representative to different parts of the country to mobilize public opinion. They felt that British had respect for their ideas of freedom and justice and they would accept the just demand of the nation. वो क्या सोचते थे कि ब्रिटिश जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थाउट की इज्जत करते हैं तो वो इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में भी उनको फ्रीडम ऑफ थाउट एंड एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और वो हमारे साथ अनजस्ट नहीं हो सकते हैं. तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका क्या डिमांड था. तो एक्सट्रीमिस्ट में यहाँ पर तीन नाम हमें लेना बहुत ज़रूरी है. दैट वाज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, ऑल्सो नोन एज लाल बाल पाल. आपने पता होगा लाल बाल पाल. तो ये जो थे एक्सट्रीमिस्ट व्यू था इनका. इनका व्यू क्या था कि दे वर क्रिटिसाइजिंग मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिकल प्रेयर्स. उनको लग रहा था कि मॉडरेट्स जो हैं वो भीख मांग रहे ब्रिटिशर से हमारे अपनी आज़ादी के लिए. भाई जो आज़ादी हमारी अपनी खुद की है, जो देश हमारा खुद का है, हम उसके लिए ब्रिटिशर से भीख क्यों मांगे. एंड इम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क. वो कह रहे थे कि भाई हमें खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा, हमें उनसे हमें हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद मजबूत होना पड़ेगा. द पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द गुड मेंटर ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो बोल रहे थे कि they argue that people must rely on their own strength, not on the good intention of the government. मॉडरेट्स का बिलीव था कि नहीं भाई ब्रिटिश जस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और थाउट की जब इज्जत करते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी उनको इज्जत करनी चाहिए, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहिए, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कहाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में. लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का जो व्यू था कि भाई ये कंट्री हमारी है तो हम भीख क्यों मांगे ब्रिटिशर से, ये आज़ादी हमारी आर बर्थ राइट है तो हमें उससे भीख नहीं मांगना चाहिए. तो फ्रीडम इज़ आर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तो यहाँ पर एक इंसिडेंट बहुत फेमस है. जब 1905 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ. क्या हुआ? एट दैट टाइम हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया? इट वाज लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन कौन थे? इंडिया के वो क्या थे? वायसराय थे. और उन्होंने क्या किया इंडिया में, आपको पता होगा कि जो अर्ली मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया में, नेशनल मूवमेंट, तो उसमें वेस्ट बंगाल जो है, उस वक्त वेस्ट बंगाल नहीं था, उस वक्त पूरा का पूरा ये बंगाल था. तो उस पूरे को हम क्या बोलते थे? बंगाल बोलते थे. तो उसमें बंगाल के जो ये थे लीडर्स थे, उनका यहाँ इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ रहा था. तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक बन गया हमारा ईस्ट बंगाल और दूसरा बन गया हमारा वेस्ट बंगाल. आज यही ईस्ट बंगाल आगे चल करके फिर क्या बन गया? ईस्ट पाकिस्तान. और यही ईस्ट पाकिस्तान आगे चल के फिर क्या बन गया? बांग्लादेश. तो ब्रिटिशर्स ने 1905 में बंगाल को क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था. लेकिन वो डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे थे कि हमने इंडिया को बंगाल को इसी वजह से टू पार्ट्स में डिवाइड किया या पार्टीशन किया ताकि हमें आसानी हो पॉलिटिशियंस को, मतलब या फिर लीडर्स को दबाया जा सके. उन्होंने क्या रीज़न दिया? उन्होंने कहा कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल फॉर द रीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. तो ये उन्होंने रीज़न दिया जो कि हम सबको पता है कि क्या रीज़न था. एक्चुअल में वो एक पॉलिसी चल रहे थे. एंड व्हाट दैट वाज, क्या था? डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल पता ही आपको अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भाई इंडियंस को डिवाइड कर दो, आपस में बांट दो और रूल करो. तो यही पॉलिसी उन्होंने यहाँ पर अडॉप्ट किया बंगाल को डिवाइड करने के टाइम. और इसी वजह से एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो और ज़्यादा खिलाफ थे कि भाई आप हमें बांट करके हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं. और मॉडरेट्स क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स से उनसे प्रे कर रहे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दो, हमें राइट्स दो, हमें रिप्रेजेंटेशन दो लेजिस्लेटिव काउंसिल में. दैट्स वाई द एक्सट्रीमिस्ट वर वेरी मच एंग्री ऑन ब्रिटिशर्स एज वेल एज ऑन मॉडरेट्स ऑल्सो.
हाँ, तो रिवोल्यूशनरी वायलेंस पता चल गया, जिसमें क्या हुआ था कि बेसिकली बात कर रहे थे कि भाई वायलेंस किस तरह, मतलब हमें इंडिपेंडेंस के लिए कभी कभी क्या करना पड़ेगा, वायलेंस मीन्स को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ सकें और उसको हम चैलेंज कर सकें, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल जो थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को और वो टोटली बाइकआउट करना चाहते थे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को। इसी वजह से वो रिवोल्यूशनरी वायलेंस को उन्होंने नेसेसरी फॉर द ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, कभी कभी उन्होंने कहा कि हमें रिवोल्यूशनरी वायलेंस को भी सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे मैंने पहले बात की एक चीज़ की, वो क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल में किसकी बात हुई थी कि बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक हो गया ईस्ट बंगाल और ये हो गया वेस्ट बंगाल। सो अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो ब्रिटिशर्स वर सेइंग दैट इट वाज बेसिकली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बट यू नो दिस वाज नॉट द काउज, द मेन रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज दैट द लीडर्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड देयर इन्फ्लुएंस वाज ग्रोइंग, एंड दैट्स वाई what Britishers did, they basically divided the Bengal and basically divided the two sections of Bengal, the Muslims and the Hindus, है ना। In the eastern Bengal basically it was dominated by the Muslims and the West Bengal was dominated by the Hindus. It was the policy of the Britishers to divide and rule. And in 1906, this is also very important date. Why? Because Muslim League was formed in 1906 and Muslim League supported the partition of Bengal. Muslim League supported the partition of Bengal. You can see here. It was in 1906 that Dhaka Muslim League was formed and Muslim League was supported the partition of Bengal, as well as Muslim also demanding the separate electorate. Basically they were demanding ki for the protection of the rights of the Muslims should given separate electorate, and they should given representation in the council also. तो ये पूरा का पूरा किसने क्रिएट किया? इट वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स बाय डिवाइडिंग बंगाल इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। और वो क्यों करते थे? बिकॉज दे वांटेड टू रूल इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई दे थॉट दैट इफ वी कैन डिवाइड द पीपल ऑफ इंडिया इनटू टू ग्रुप्स, मुस्लिम्स एंड हिंदूज, देन वी कैन इजीली रूल ओवर इंडिया। और वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज हियर इज ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। मास नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है, एंड दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी played crucial role in the Indian national movement. He was the torch bearer of the Indian national movement. He played crucial role. Why? Because he very in a very good manner uh, basically he gathered all the sections of the society under one umbrella, है ना। So basically it was Hindus, then Muslims, then Christians, then other sections of the society, then tribes, then other sections. All the sections came under the under Mahatma Gandhi, and Mahatma Gandhi led the movement and fought against Britishers. Now here you have to understand about Mahatma Gandhi a little bit. Mahatma Gandhi had a belief that we will fight against Britishers, but not through violence, which means that we will not adopt violence. Mahatma Gandhi was against of violence, and he had a two. See, the first one is satyagraha and the second one is ahimsa. Ahimsa and satyagraha is very important to understand. Gandhiji was a believer of satyagraha and ahimsa. Satyagraha is, the meaning of satyagraha is walking on the path of ट्रूथ, सत्य की राह पे चलना। तो गांधी जी हैड बिलीव दैट सत्य की पाथ पे चल के ही और अहिंसा को साथ में लेकर के ही हम अपने इन कंट्री को आज़ाद कर सकते हैं। तो सत्याग्रह मीन्स कि भाई हम अंग्रेज़ों के खिलाफ तो लड़ेंगे, बट हम सच्चाई का साथ भी नहीं छोड़ेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। सो हम वायलेंस को भी सपोर्ट नहीं करेंगे और सत्याग्रह पे चल करके हम क्या करेंगे, नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे एंड ब्रिटिशर्स को बाहर निकालेंगे। एंड गांधी जी गॉट सक्सेस व्हेन इन 1917 जब चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया। पहला कहाँ से स्टार्ट किया था? बिहार के चंपारण ज़िले से स्टार्ट किया था। चंपारण से स्टार्ट किया था उन्होंने। चंपारण में क्या कंडीशन थी भाई कि जो वहाँ पर जो पेजेंट्स थे, वहाँ के जो फार्मर्स थे, उनको फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो की खेती करो। किसकी खेती करो? इंडिगो की। और इंडिगो की खेती करने से फार्मर्स को नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। किस तरह का नुकसान? बिकॉज देयर लैंड बिकेम इनफर्टाइल। तो उनके जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रहते थे, एंड दैट्स वाई फार्मर डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो। लेकिन ब्रिटिशर्स वर फोर्सिंग दैट यू हैव टू ग्रो इंडिगो। तो महात्मा गांधी क्या किया, वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फार्मर्स को सपोर्ट किया, एंड फाइनली ब्रिटिशर्स दे नील्ड, एंड इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट बाई महात्मा गांधी इन इंडिया। बिकॉज वो जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। बट हेयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया। हेयर यू कैन सी द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी विच इज़ वेरी क्रूशियल। मैंने क्या कहा पहले ही कि वो सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शंस थे सभी को एक ही साथ लेके आए और उन्होंने इसको किस में चेंज कर दिया? मास मूवमेंट में चेंज कर दिया। मास मूवमेंट में चेंज कर दिया। सभी सोसाइटी सेक्शंस को अपने साथ लेकर के, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी ट्राइब हो, सभी को एक साथ लेकर के उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारा जो असल एनिमी है इट इज़ ब्रिटिशर्स, एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, नॉट वी हैव टू फाइट अमॉन्ग अस। तो इसी तरह गांधी जी ने मास मूवमेंट स्टार्ट किया था।
यहाँ जब हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, तो एक बात हमें समझना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले कहा है कि महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किए थे, साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किए थे। किसकी अगेंस्ट किए थे? एपर्थाइड। एपर्थाइड बेसिकली मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ स्किन, मतलब एक गोरा है और एक काला है। तो साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश रूल था, तो वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे, जो वाइट पीपल थे, है ना, तो उनको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाता था। जो ब्लैक पीपल थे उनको क्या किया जाता था? उनको राइट्स नहीं दिया जाते थे, उनको पब में इंटर नहीं करने दिया जाता था, उनको सम प्लेसेस में इंटर नहीं करने दिया जाता था, उनको ट्रेन के डिब्बे में जो रिजर्व सीट होती थी उसमें बैठने नहीं दिया जाता था, या फिर उनको ट्रेन के डिब्बे में अच्छे जो सीट होते हैं, जो टिकट वो वाइट के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। सो दीज वर द डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका, एंड गांधी जी वाज आल्सो द विक्टिम ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज व्हेन गांधी जी वाज इन साउथ अफ्रीका, so Gandhiji wanted to travel, but he was not allowed to enter into a bogie where white people were sitting. So यहाँ पर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो गांधी जी यहाँ भी उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया और वहाँ पर ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने फाइट किया कि वाई देयर इज सो मच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। ओके। गांधी जी जब 1915 में गांधी जी इंडिया आए, जब 15 में गांधी जी इंडिया आए, तो फर्स्ट थिंग गांधी जी डिड वाज ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द इंडिया। वो पूरे इंडिया को ट्रैवल किया समझने के लिए कि इंडिया में चल क्या रहा है, इंडिया में किस तरह की क्या चीज़ें हैं। सो द महात्मा गांधी स्पेंड फर्स्ट ईयर ऑफ इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशंस। तो गांधी जी जब 1915 में आए इंडिया, तो उन्होंने क्या किया? इंडिया को ट्रैवल किया और इंडिया के लोगों की ज़रूरतों को समझा, उनकी सिचुएशंस को समझा कि उनकी नीड क्या है, उनको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, किस तरह से हम मास मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से सारे लोगों को हम एकजुट कर सकते हैं। सो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ गांधी जी टू ट्रैवल ऑल ओवर द country. After successful movement against Britishers in 1970, that is Champaran Satyagraha, बिहार में किया था उन्होंने। Then after Gandhi ji started another movement and it was in खेड़ा सत्याग्रह। और उसके बाद फिर अहमदाबाद में उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल के साथ मिल करके, जैसे कि अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, मिल वर्कर्स थे, उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही थी, उनकी हाइक नहीं की जा रही थी। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट भी मजदूरों को सपोर्ट किया कि भाई आप क्यों नहीं बढ़ा रहे, जो मजदूर काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत से कर रहे हैं काम, तो क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं आप भाई। तो गांधी जी भी उनके सपोर्ट में आए एंड फाइनली जो मिल ऑनर्स थे उनको क्या करना पड़ा? हाइक करना पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो अंडर वल्लभ भाई पटेल की किया जा रहा था और गांधी जी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। And Vallabhbhai Patel was very much influenced by Gandhi ji. Again, we have to discuss another thing, which is Rowlatt Act Satyagraha. So Rowlatt Act Satyagraha क्या था कि Britishers passed a law, Rowlatt Act. Rowlatt Act was basically an act in which it was stated that Britishers can अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंडियन को अगर उसके शक के बिना पे उसको क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोविज़न था रोलेट एक्ट में। तो भाई आप किसी भी इंडिविजुअल को बिना उसके मर्जी के, आप बिना किसी क्राइम के आप डायरेक्टली घर से उठा के उसको अरेस्ट कर लेंगे, दैट इज अगेंस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स राइट। सो ये एक्ट इतना बुरा था कि सबने इसको क्या किया? इसका विरोध किया। ऑल अपोज दिस लॉ। इट वॉज नॉट ओनली महात्मा गांधी बट ऑल्सो इट वॉज मोहम्मद अली जिन्ना हु अपोज्ड this law. All, whether it was Mahatma Gandhi or Muhammad Ali, both protested and said that it is against of the basic freedom of the individual. They criticize the act as devilish and tyrannical. मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है बिल्कुल बेसिक ह्यूमन फ्रीडम के खिलाफ है और ये एक्ट होना नहीं चाहिए। तो देन गांधी जी स्टार्टेड रोलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने कहा कि वी शेल on 6th of April 1980 as a day of non violent opposition to this act. इस डे को क्या करेंगे? वो रोलेट एक्ट सत्याग्रह डे मनाएंगे नॉन वायलेंटली। सो 6 अप्रैल को जब गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम इसको नॉन वायलेंस सत्याग्रह इसको डे मनाएंगे और अपोज करेंगे इस बिल को। सो ऑल ओवर इंडिया इस बिल को लेके बहुत ज़्यादा अपोज हुआ, है ना। तो इस बिल में ऑल ओवर इंडिया में अपोज हुआ। तो यहाँ पर एक जलियांवाला एट्रोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अमृतसर में हुआ था ऑन द बैसाखी डे, दैट वाज इन 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या हुआ था कि जलियांवाला में क्या हुआ कि लोग जमा होकर के इस बिल के प्रोटेस्ट में आए थे। लेकिन वहाँ का जो जनरल डायर था, वहाँ का जो ऑफिसर था, उन्होंने क्या किया, जो जलियांवाला बाग है वहाँ एक ही दरवाज़ा था, इस दरवाजे पे खड़े होकर सबके ऊपर गोली चला दी। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। ये न्यूज़ के बाद जो इंडिया में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक रिसेंटमेंट जो है और एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो एंगर है, दैट वाज स्टार्टेड बॉइलिंग एंड द पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस क्रूल एक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। And that time also Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. Rabindranath Tagore आपको पता है कि he was a great poet, तो उनको जो एक ये दिया गया टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, उन्होंने कहा कि मैं इस टाइटल को त्याग करता हूँ। Why? Because of the Jallianwala Bagh incident. So the most important thing to fight against Britishers was to unite two sections of the people, that is Hindus and Muslims. So Gandhi ji was starting thinking that how can we unite Hindus and Muslims. So at that time there was a movement started, Khilafat Agitation and Non-Corporation Movement. So 1919 ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखना ज़रूरी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखना ज़रूरी है। एट द टाइम व्हाट हैपनिंग, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो डेट आपको पता होगा 1414 to 19 है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि जो टर्की जो है उसकी हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में।
तो टर्की में जो खिलाफत जो टर्की में जो ये था कैलिफेट जो था उसको ब्रिटिशर्स हटाना चाह रहे थे। तो यहाँ इंडियंस जो थे, इंडियन मुस्लिम जो थे, वो ब्रिटिश के इस स्टेप के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ। और पता ही है कि सारे मुस्लिम इंडियन मुस्लिम सपोर्ट में थे। तो गांधी जी ने कहा कि वी आर ऑल्सो अगेंस्ट ऑफ दिस एक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड थ्रू दिस गांधी जी यूनाइटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स। गांधी जी ने क्या किया, हिंदूज और मुस्लिम्स को एक जगह किया। कैसे? थ्रू सपोर्टिंग खिलाफत एजिटेशन। खिलाफत मूवमेंट के बारे में एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इट वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, बोथ वर ब्रदर्स, है ना, एंड दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने इनको क्या किया, सपोर्ट किया। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ गांधी जी बिहाइंड सपोर्टिंग खिलाफत मूवमेंट? टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बिकॉज अंटिल हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल बी यूनाइटेड इंडिया कांट गेट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, एंड दैट्स वाई गांधी जी सपोर्टेड दिस मूवमेंट, सो दैट गांधी जी कुड ब्रिंग these two major sections of the society. Today, now again we are going to discuss about the people's initiative. People's initiative basically means, so Gandhiji, what Gandhiji said about non-violence movement, but the different sections of the society taken the call of Gandhiji differently. Matlab the people who were tribes, they were taken the call of Gandhiji differently. The another class, the professionals, they were taking the call of Gandhiji differently, which means कि ट्राइबल्स के लिए आज़ादी या फिर इंडिपेंडेंस का मतलब था कि उन्हें ब्रिटिशर्स के ऐसे लॉज के अगेंस्ट में, जैसे ट्राइब्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था उनका नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, पहला एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनकी जंगल और उनकी ज़मीन जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी ट्राइबल्स के लिए। तो ट्राइबल्स ने गांधी जी के कॉल को किस तरह लिया कि गांधी जी इज़ बेसिकली सेइंग दैट कि हमें अंग्रेज़ों की बात नहीं माननी चाहिए और हमें खिलाफ होना चाहिए अंग्रेज़ों के। क्यों? ताकि वो हमारे ज़मीन को ना ले सकें, उसके बाद वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर सके। उसके बाद फिर अनदर सेक्शन जो है सोसाइटी का, जैसे अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो स्टूडेंट ने कैसे लिया इसको? स्टूडेंट में बेसिकली स्टूडेंट और द टीचर्स और द लॉयर्स, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स in their administration. So that's why the people, just lawyers, they forbid practicing. Then the doctors, they said that no, we will not support you. Then the other teachers, they said we will not teach in a school which is made by britishers. So all the sections of the society, they took the call of Gandhiji differently. All the sections of the society took the call of Gandhiji differently. Lekin what was common in all this section was that all were against of British and all were supporting Gandhiji's idea of freedom. Here you can see that the tribals, they said the forest resources in various ways. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have to forest regulation abolished. मतलब जो ट्राइबल्स थे उनके लिए, उनको लग रहा था जो गांधी जी का जो कॉल है, गांधी जी ने जो कहा है कि हमें ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे फॉरेस्ट है वो बच जाएंगे और इसके बाद फिर क्या होगा कि हमें टैक्स ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह से जो सिंध नाउ इन पाकिस्तान, तो वहाँ के जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, उन्होंने जब गांधी जी के बारे में सुना कि गांधी जी सपोर्टिंग खिलाफत मूवमेंट, तो वो क्या हुए, वहाँ पर कम्युनल हार्मोनी बहुत ज़्यादा बढ़ी। हिंदूज मुस्लिम्स जो आपस में मिल करके उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने क्या किया, मूवमेंट को स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया, और उन लोगों ने बाइकआउट किया ब्रिटिशर्स का। और उसके बाद फिर पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स आउट टू रिमूव द करप्ट महंत। महंत किसको बोलते हैं? महंत बेसिकली जो गुरुद्वारा के जो ये होते हैं कि जो रिलीजियस पर्सन होते हैं, जो तो उनको महंत कहते हैं। और जो करप्ट महंत थे जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, उनके खिलाफ जो अकाली जो है ना, उन्होंने एजिटेशन किया। उसके बाद जो असम में जो टी गार्डनर लेबरर्स थे, उन्होंने गांधी जी के मूवमेंट को इस तरह से लिया कि भाई अगर गांधी जी कह रहे हैं तो उनकी बात मानने से क्या होगा कि हमें जो है जो ब्रिटिशर्स हैं उनके कहने पे जो वो हमें छुट्टी नहीं देते हैं जाने की, हमें जो चाय की जो बागानों में काफ़ी दिन तक रहना पड़ता है वो नहीं रहना पड़ेगा, और हमारे ज़मीन हमें मिल जाएंगी। सो उसी तरह गांधी जी के कॉल को डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने डिफरेंट वे में लिया। और इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ भी एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी राजा और जो असम की जो लेबर्स, उन्होंने गांधी जी को क्या कहा, गांधी महाराज की जय। सो बेसिकली ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे स्टार्टेड चैंटिंग in support of Gandhi ji, and they were very much enthusiastic about the actions taken by महात्मा गांधी जी। और इसी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे सेक्शन जो थे सोसाइटी के, उन्होंने गांधी जी को कोई मसीहा कहने लगे, कोई इसको कहने लगे कि वो तो हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। हम गांव में सुनते हैं कि कोई इंसान जो बहुत अच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं कि भाई आप तो हमारे लिए भगवान बन गए हैं। उसी तरह से गांधी जी को जो है लोग जो है उनको मसीहा मानने लगे, उनको भगवान की तरफ कहने लगे कि भाई ये भगवान का रूप है, हमारे लिए आए, हमारे हक की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से गांधी जी को एक टैग मिल गया महात्मा का। सवाल ये उठता है कि महात्मा गांधी जी को टैग महात्मा किसने दिया? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इट वाज रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गांधी जी को महात्मा का खिताब दिया था। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस चीज़ का खिताब दिया था? गुरु का खिताब दिया था। गांधी जी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु कहते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर जी गांधी जी को क्या कहते थे? महात्मा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द हैपनिंग्स ऑफ 1900
22-29। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने जब 1920 में स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने। और नन कॉपरेशन, कॉपरेट करना मतलब किसी का सहयोग करना, इसको हिंदी में असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, नन कॉपरेशन मूवमेंट। सो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, इसमें कहा था कि हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और इसी वजह से लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हो गए, सब ने क्या किया, बाइकआउट किया ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके क्लासेस का, उसके प्रोडक्ट्स का। और नन कॉपरेशन मूवमेंट को कहा जाता है कि 1857 की रिवॉल्ट के बाद ये सबसे बड़ा झटका लगा ब्रिटिशर्स को कि नन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पूरे इंडिया के लोगों ने मिल करके हिस्सा लिया। और सभी ने, नॉट ओनली सम पीपल ऑफ द सोसाइटी बट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो असम के लेबरर्स हो, या गुजरात के हो, या फिर वो तमिलनाडु के हो, या फिर वो यूपी के हो। सो ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट इन नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। अब इसमें क्या हुआ कि चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा इंसिडेंट, इसमें बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर कि 1922 में अ क्राउड ऑफ पेजेंट सेट फायर अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा। 22 policemen were killed in one day. The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. चौरी चौरा में क्या हुआ बेसिकली कि जो पेजेंट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। और इस फायरिंग की वजह से क्या हुआ कि जो पेजेंट्स थे उन्होंने पुलिस चौकी को आग लगा दी। और उसमें कितने लोग मारे गए, कितने पुलिसमैन मारे गए, 22 पुलिसमैन वर किल्ड। और इसी वजह से गांधी जी ने कहा कि नहीं, मेरा जो मूवमेंट है वो कभी भी वायलेंट नहीं हो सकता है। और गांधी जी इसीलिए उससे क्या किया, नन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, है ना, ख़त्म कर दिया। नन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने इस इंसिडेंट के बाद ख़त्म कर दिया। इसके बाद एक नया मूवमेंट स्टार्ट होता है जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1930 में, एंड दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस? डिसोबीडियंस मतलब होता है किसी के आज्ञा का पालन नहीं करना, विच मीन्स दैट वी शेल नॉट ओबे द रूल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। वी शेल नॉट ओबे द रूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए रूल्स को हम नहीं मानेंगे और उनका बाइकआउट करेंगे, पीसफुली बट पीसफुली। तो दैट इज़ कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। याद रखिए, नन कॉर्पोरेशन मीन्स कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब कि हम उनके बनाए हुए लॉज को नहीं मानेंगे और उनका बाइकआउट करेंगे, बट पीसफुली थ्रू सत्याग्रह एंड अहिंसा। तो यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया, सिविल डिसोबीडियंस एंड नन कॉर्पोरेशन। इसमें लॉज को नहीं मानने की बात की गई। और इसी सिविल डिसोबीडियंस के अंडर में एक मूवमेंट चला जिसको हम बोलते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था, किसके ऊपर, सॉल्ट के ऊपर। उन्होंने सॉल्ट के ऊपर बेसिकली टैक्स लगा दिया था। क्या लगा दिया था भाई? टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि हम, आप जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। वाई? बिकॉज सॉल्ट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ इंडियंस, और ये हर घर के लिए यूज़ होता है, आप इस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। और अंडर दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी सेड दैट वी शेल नॉट ओबे योर लॉज मेड ऑन सॉल्ट बिकॉज इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। और यहीं से गांधी जी ने अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक क्या स्टार्ट किया, दांडी मार्च स्टार्ट किया। कहाँ से? गांधी जी ने एक दांडी मार्च स्टार्ट किया था। सो गांधी जी ने कहाँ किया था, साबरमती आश्रम से कहाँ तक, दांडी तक, है ना, वहाँ तक उन्होंने क्या किया, वो चल के गए और जा करके सब दांडी में जा, दांडी इज जस्ट अ प्लेस, जो समुद्र का जो किनारा होता है जहाँ तक, उसी प्लेस को हम दांडी कहते हैं। तो दांडी प्लेस जो है, वहाँ जा करके गांधी जी ने अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में वो सॉल्ट ले करके उसको फिर से क्या किया, उस लॉ को ब्रेक किया, एंड दिस इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था? 1930s में किया था। एंड अनदर थिंग हेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड हेयर इज कि उस दौर में एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस एंड द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इनका रोल यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज सी, आरएसएस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आरएसएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारे जो एसोसिएशंस थे, इन सब का एक ही मोटिव था। और मोटिव क्या था? टू मेक इंडिया अ फ्री नेशन। बट इनका जो पाथ था, इनका जो रास्ता था, वो बहुत अलग था। इनका जो आइडिया था इंडिपेंडेंस को लेने का, बहुत अलग था। आरएसएस का एक अलग ही एक अप्रोच था इंडियन नेशनल, इंडिया को फ्री करने का। सीपीआई का एक अलग ही अप्रोच था इंडिया को फ्री करने का। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अलग ही अप्रोच था इंडिया को फ्री करने का। सो यहाँ पर इनके बारे में ज़्यादा जानने नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट रिटन टू मच, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई इंडिया में बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, तो सभी का मोटिव था कि भाई इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है, कंट्री बनाना है, लेकिन सबका जो अप्रोच था वो अलग था। यहाँ पर हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझना बहुत जरूरी कि इनका अप्रोच क्या था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अप्रोच क्या था? प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, प्लूरल सोसाइटी प्लस सेक्युलर स्टेट। प्लूरल सोसाइटी प्लस सेक्युलर स्टेट विच मीन्स कि इंडिया जो एक इंडिपेंडेंस के बाद होगा, एक प्लूरल सोसाइटी होगा, मतलब यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल विल लिव, है ना। एंड सेक्युलर स्टेट मीन्स इंडिया विल नॉट हैव पर्टिकुलर रिलीजन बट विल रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। तो ये क्या था, आइडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का था।
Here you can see about Dandi March that I have discussed right now कि दांडी मार्च के बारे में गांधी जी ने क्या हुआ 1930 में स्टार्ट किया था। गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड टू द मार्च टू ब्रेक द साउथ लॉ। साउथ लॉ ये जो दांडी मार्च कौन से मूवमेंट के अंदर आया? सिविल डिसोबीडियंस, मतलब जानबूझ के हम क्या करेंगे, आपके लॉज को नहीं मानेंगे बिकॉज योर लॉज आर अगेंस्ट ऑफ आवर बेसिक नीड एंड अगेंस्ट ऑफ आर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। दिस इज ऑल अबाउट दांडी मार्च। नाउ कम टू अंडरस्टैंड साइमन गो बैक। ये क्या था? साइमन गो बैक क्या था? बेसिकली साइमन कमीशन वाज हेडेड बाय लॉर्ड साइमन डिसाइड इंडियाज़ पॉलिटिकल फ्यूचर। मतलब यहाँ पर ये मतलब है कहने का कि एक कमेटी बनाई थी, इंग्लैंड में कमेटी बनी थी साइमन कमीशन, और उस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इंडिया जा कर के क्या करिए, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझिए और उसमें क्या क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है उसका एक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो वाई इंडियंस वर अगेंस्ट ऑफ दिस? इंडियंस अगेंस्ट ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज कि उस कमेटी में कोई भी इंडियंस नहीं था। दैट्स वाई इंडियंस was against of this committee and that's why साइमन गो बैक के नारे लगे जब साइमन जो है वो आए इंडिया, है ना, इस कमेटी के साथ। तो दैट वाज ऑल अबाउट साइमन कमीशन। ये कब हुआ था? 1927 में हुआ था। सो हेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ भगत सिंह ऑल्सो। भगत सिंह आपको पता ही है कि एज आई टोल्ड यू कि इंडिया में दो तरह के यहाँ पर लीडर्स थे। एक जो थे जो कि सब वो करते थे कि हम जो फ्रीडम लेंगे, ब्रिटिशर्स थे वो क्या करेंगे, नॉन वायलेंटली लेंगे। लेकिन एक दूसरा सेक्शन भी था इंडिया में जो कह रहा था कि भाई हमें जो फ्रीडम हमारा अधिकार है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वायलेंस को समटाइम्स वी हैव टू अडॉप्ट वायलेंस। तो इसमें से एक नाम भगत सिंह जी का भी है और उनका एक बहुत अच्छा एक ये कोटेशन भी है कि इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हेयर। मतलब कि हमें किसी मतलब कि जो आवाज़ हमारी नहीं सुन रही है उसके लिए ज़ोर से चिल्लाना भी ज़रूरी है। विच मीन्स कि अगर ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ब्रिटिशर्स हमें आज़ादी नहीं देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें सबक सिखाना भी ज़रूरी है। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया था कि बेसिकली कि उन्होंने एक बम फेंका था। कहाँ बम फेंका था भाई? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। बेसिकली जिस तरह से इंडिया में पार्लियामेंट है ना, तो उसको क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो था वहाँ पर उन्होंने बम गिराया था। और बम गिराने के बाद अमेजिंग थिंग इज़ कि वो वहाँ से भागे नहीं, वो वहीं पर रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। क्यों? उसका रीज़न था कि भाई अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसको और ज़ोर से चिल्ला के समझाओ। दैट मीन्स कि इफ ब्रिटिशर्स डू नॉट वांट टू हेयर योर वॉइस, है ना, तो आप उसको क्या करो, उसको एक दूसरे तरीके से भी समझाओ कि भाई दिस इज़ आर राइट एंड वी शैल हैव इट। सो नाउ अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड स्पेशली गांधी जी, फाइनली द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर द फ्रूट व्हेन 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज गिवन। विच मीन्स दैट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स कि इंडिया में क्या हो गया कि इलेक्शन के लिए ये दिया परमिट कर दिया ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है भाई आप क्या कर सकते हैं, आप लोग इलेक्शंस लड़ सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, उसके बाद सीपीआई हो गया, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे पार्टीज थे, उनको कहा कि ठीक है आप इंडिया में इलेक्शंस कर सकते हैं और अपनी पार्टी बना करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ले सकते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब इंडिया में जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर जो है आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो है जीत थी इंडियंस के लिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ और 1935 में क्या किया गया, इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ी जीत थी। बट एट दैट सेम टाइम अनदर इंसिडेंट हैपेंड और वो इंसिडेंट कौन था? 1939 से 1945 तक एक बहुत बड़ा इंसिडेंट क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ था भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता ही है कि एक तरफ तो कौन थे, एक तरफ आपका हिटलर था और दूसरी तरफ आपका ब्रिटेन था। ब्रिटेन मतलब जर्मनी एंड ब्रिटेन, और एक्सिस पावर एंड एलीट पावर बेसिकली। तो एक्सिस और एलीट पावर जो दो थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे और जो ब्रिटेन था वो क्या था? ब्रिटेन वाज अगेंस्ट ऑफ जर्मनी। एक तरफ तो जर्मनी था, उसके बाद जापान था, है ना, और दूसरी तरफ ब्रिटेन था, उसके बाद यहाँ पर आपका फ्रांस भी इसी में था। ठीक है, उस वक्त तक यूएसए इंटर नहीं किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहा कि आप हमें वॉर में सपोर्ट करिए, वॉर में सपोर्ट करिए। तो इंडियंस ने कहा, स्पेशली द कांग्रेस से, ठीक है भाई अगर आप वॉर में सपोर्ट चाहते हैं तो आपको हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे, बट इन रिटर्न वी नीड फुल इंडिपेंडेंस। इन रिटर्न we are ready to support the British war effort, but in return they wanted that India granted independence after the war। क्या है कि आपको हम वॉर में सपोर्ट करेंगे लेकिन बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा। बट ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड, और ब्रिटिशर्स ने कहा उस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड, और इसी वजह से जो कांग्रेस जो प्रोविंशियल
इलेक्शन में जो जीती थी 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, इंडिया में उस वक्त 11 प्रोविंस से जहाँ पर इलेक्शन हुआ था। 11 लोग भाई सिर्फ 11 ही प्रोविंस थे इतने बड़े इंडिया में। सो देख नो डाउट देयर वाज 11 प्रोविंस, और बाकी जो थे वो क्या थे, वो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो 11 प्रोविंसेज में से 7 प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या हुई थी, मेजोरिटी मिली थी और उनकी गवर्नमेंट बनी थी प्रोविंस में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू कंसीडर द डिमांड, तो कांग्रेस ने क्या किया, मिनिस्टर्स रिजाइन इन प्रोटेस्ट। कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, अपने पोस्ट से क्या किया, रिजाइन कर लिए। जरा से हम फिर से बात कर लेते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बेसिकली किसे बोलते हैं कि जैसे ये इंडिया है हमारा, यहाँ पर दिल्ली है, अब यहाँ पर हमारा दिल्ली है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, और लेटेस्ट और यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में क्या है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है। तो उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहा जाता था, बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा जाता था। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, कौन से एक्ट के जरिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए। मतलब बनाया तो उससे पहले भी गया था, बट जो फुल ऑटोनॉमी दिया गया था 1935 में दिया गया था। तो उसी तरह से अगर प्रोविंस में ऑटोनॉमी दिया गया है, तो अब यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है ना, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। तो वही ऑटोनॉमी दिया गया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और सब्जेक्ट्स भी मेंशन कर दिए गए थे कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जैसे लेटेस्ट सपोज वाटर हो गया, इरीगेशन हो गया, उसके बाद फिर आपका एजुकेशन हो गया, या उसके बाद फिर मैरिज हो गया। तो इन सब सब्जेक्ट्स पे ऊपर कौन लॉ बना सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या हुआ कि इंडियंस के लिए इंडियंस खुद ही लॉ बना रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी हमारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना। लेकिन फिर हमने जैसे बताया कि क्या हुआ कि सपोर्ट नहीं करने की वजह से, जैसे ब्रिटिशर्स ने कहा कि यू हैव टू सपोर्ट अस इन सेकंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट ऑफ जर्मनी, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेड दैट ओके वी विल सपोर्ट बट वी विल सपोर्ट बट यू हैव टू गिव अस फ्रीडम, है ना, एंड ब्रिटिशर्स रिफ्यूज द डिमांड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो। सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल था, सुभाष चंद्र बोस वाज ऑल्सो डिमांडिंग फ्रीडम। ऑल द पीपल और ऑल द एसोसिएशन एट दैट टाइम वर डिमांडिंग फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, बट देयर अप्रोच वाज डिफरेंट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि उनका अप्रोच जो था वो डिफरेंट होता था। तो यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका कहना था कि भाई वो क्या करते थे, गांधी जी के आइडियाज़ को ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। वो क्या करते थे, गांधी जी के आइडियल्स ऑफ अहिंसा को ज़्यादा रिस्पेक्ट इन अ सेंस कि वो बोलते थे कि ओनली थ्रू अहिंसा एंड नॉन वायलेंस वी कैन नॉट गेट फ्रीडम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए अभी सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है, अगर हम ब्रिटिश और ब्रिटेन और जर्मनी आपस में लड़ रहे थे, तो अगर हम जर्मनी को सपोर्ट करते हैं तो बदले में क्या होगा, जर्मनी और उस वक्त जापान भी जो था, जर्मनी और जापान एक ही ग्रुप में था, तो अगर हम जर्मनी और जापान को सपोर्ट करेंगे तो ये दोनों ब्रिटिश के क्या है, इनिमीज़ है, तो ये मिल करके हमें इंडिपेंडेंस दे सकते हैं। तो ये आइडिया था उनका। तो दैट्स वाई दे द सुभाष चंद्र बोस क्या गए, इसी वजह से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया था, आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, और इसी के लिए वो कहाँ गए थे, इसके लिए वो गए थे पहले सिंगापुर, उसके बाद वहाँ से जर्मनी गए। ठीक है, तो उनका मेन मोटिव था कि भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही है, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए और हमें आज़ादी इससे मिल जाएगी, इनको हरा करके ब्रिटिशर्स को। तो ये उनका दूसरा अप्रोच था। सर एज आई टोल्ड यू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे हैड देयर डिफरेंट अप्रोच, बट देयर गोल वाज सेम, एंड द गोल वाज दैट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। नाउ हेयर वी हैव टू डिस्कस क्विट इंडिया एंड लेटर। सो यहाँ पर क्या हुआ कि 1942 गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट दैट वाज कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। इन क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी सेड डू और डाई का ये मतलब नहीं है कि करो या मरो जिसको बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वायलेंट होना चाहिए, बट योर फाइट मस्ट बी नॉन वायलेंट। डू और डाई में क्या हुआ कि बेसिकली गांधी जी बोल रहे हैं कि नाउ इट इज़ अ टाइम टू गेट इंडिपेंडेंस एंड आइदर यू डू और डाई, बट योर मूवमेंट शुड बी नॉन वायलेंट। और ये जो मूवमेंट है काफ़ी तेज़ी से फैला, द यूथ गेव अप देयर स्टडीज़। जो स्टूडेंट्स थे, जो यूथ थे, उन्होंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी, और जितने भी जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने फिर गांधी जी के सपोर्ट में आ गए कि अब हमें तो आज़ादी चाहिए ही। और इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, है ना, 1943 में ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड एंड मोर देन 1,000 किल्ड इन अ पुलिस फायरिंग इन मैनी एरियाज। ऑर्डर वर गिवन टू मशीन गन क्राउड फ्रॉम द एयरप्लेन्स ऑल्सो। तो इतना ज़्यादा रिबेलियन सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ब्रिटिशर्स को अब संभालना मुश्किल हो रहा था। ऑल ओवर इंडिया बढ़ गया था। सो नाउ उसने मशीन गन फायरिंग भी स्टार्ट करवाने की बात कह दी। उसके बाद उन्होंने मोर देन 1,000 पीपल को भी जान से मार दिया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। सो जैसे जैसे इंडिपेंडेंस नज़दीक आते जा रहा था, देयर वाज अनदर सेक्शन विच वाज ग्रोइंग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, एंड he had another
things in his mind, and he wanted to make a separate nation for the Muslims, and that's why he demanded a separate nation. He demanded a separate nation for Muslims. And for which part? Basically for the majority, for the majority part where the Muslims were living. And there were two parts where Muslims were in majority. The first one, as I told you earlier, in East Bengal, and the second one was in West Punjab. So in West Punjab and in East Bengal, Muslims were in majority, and Muhammad Ali Jinnah demanded independent state for these two regions. एंड ये बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया कि इंडिया को पार्टीशन ना किया जाए, ताकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट इंडिया बनी रहे, बिकॉज बट द सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल, एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन पार्ट विल बी पाकिस्तान and other part will be India. So which part was Pakistan and which one is India? So the western Punjab and eastern Bengal will be declared as Pakistan, and the whole part will be declared as India. Later on, East Pakistan changed into Bangladesh. There is another story of this one. Later sometime we'll discuss about it. It is not important here. But there were other Muslim leaders who were supporting Indian National Congress and United India, and one of them was Maulana Azad. Maulana Azad was supporting the complete India and was against of Muslim League and against of Jinnah's idea of two nation. You can see here these are the meetings happening here. Then this one here, it is between Mahatma Gandhi and Raja Gopalachari. So Raja Gopalachari was basically, he was a veteran nationalist and the leader of Salt Satyagraha, and he was the first Indian Governor General. Also. So here you can see Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah. Then here you can see it was Sardar Vallabhbhai Patel. And here this one, Mahatma Gandhi ji and Pandit Jawaharlal Nehru. Here you can see this one, Simand Gandhi, and you can say Khan Abdul Ghaffar Khan, also known as Simand Gandhi, and Mahatma Gandhi. So here you can see this region is called Northwest Frontier Province. ये एक प्रोविंस था, that was as I told you there were 11 provinces, जिसमें से एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी था. एंड वहाँ पर जो वहाँ के जो लीडर थे, वहाँ पर तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वहाँ के लीडर थे. और जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने एक क्या स्टार्ट किया था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमत गार, अ पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग द पठान्स ऑफ हिज प्रोविंसेस. ही वॉज अ वेरी सपोर्टर ऑफ गांधी जी, and he was a supporter of non-violence movement. सीमांत गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान वाज अपोज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया. वो इंडिया के पार्टीशन के बहुत खिलाफ थे, वो इंडिया के पार्टीशन के खिलाफ थे, और उन्होंने अपने बहुत सारे कुछ साथियों को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कांग्रेस में, जिन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था. सो एज आई टोल्ड यू कि सिचुएशन वाज वेरी इन अ क्रिटिकल कंडीशन एट दैट टाइम. सो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग था, उनका डिमांड क्या था कि दे वर आस्किंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, बट द कैबिनेट मिशन दे डिड नॉट एक्सेप्ट. एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, मोहम्मद अली जिन्ना एंड द लेड Muslim League. So in 16th of August 1946 he started a direct action day. In direct action day, what happened, the communal harmony of the country was in danger, and riot started in several parts of Kolkata, lasting for several days and resulting the death of thousands of people. By March 1947 violence spread to different parts of the northern India. So यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही जो टू नेशन डिमांड जो नहीं माना गया कैबिनेट मिशन के ज़रिए, तो क्या हुआ कि इन जो मोहम्मद अली जिन्ना है और मुस्लिम लीग जो है, उन्होंने मिलकर बाइकआउट किया कैबिनेट मिशन का. उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में राइट स्टार्ट हो गए हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच, एंड बेसिकली दैट सच काइंड ऑफ कम्युनलिज्म स्टार्टेड ओनली इन नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, इट वाज नॉट हैपनिंग इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बट इन नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड स्पेशली इन बंगाल, कोलकाता. सो इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गया था कि ना पार्टीशन वाज द ओनली ऑप्शन, एंड दैट्स वाई India was divided into two parts for the maintaining harmony and peace. So that was all about this chapter. And if you like my video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.